होता है स्मोकिंग के हिसाब से, तो फीमेल के अंदर 5 में से किसी एक को होता है। फीमेल की ससेप्टिबिलिटी फॉर लंग कैंसर्स, उनकी जो बॉडी की जो मेकअप है, बंधारण है, वो स्मोकिंग से ज़्यादा ससेप्टेबल है, सेंसिटिव है। तो उनके अंदर 5 में से एक को होता है, जबकि मेल के अंदर 10 में से किसी एक को होता है। और लक्षण, सिम्टम्स, और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है कफ, ड्राई कफ विदाउट स्पूटम प्रोडक्शन, बलगम, उसके बगैर का जो कफ, ड्राई कफ, और ड्राई कफ लंबे समय का, क्रॉनिक ड्राई कफ मोर देन 2 मंथ 3 मंथ की, जो किसी भी प्रकार की मेडिसिन से रिस्पॉन्ड नहीं करता है। न्यूमोनिया कि जो एंटीबायोटिक देने के बाद भी हील नहीं होता है। चेस्ट पेन, सांस में तकलीफ पड़ना, खांसी के अंदर ब्लड आना, ये सब कॉमन सिम्टम्स है फेफड़े कैंसर होने के, जो मोर और लेस टीबी के साथ भी मिलते जुलते हैं। टीबी में भी यही सिम्टम्स अपने को देखने को मिलेंगे, बट आज की तारीख में टीबी होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है कंपेयर टू द लंग कैंसर। ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो पॉसिबिलिटी लंग कैंसर की ज्यादा होती है रादर देन टीबी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो वेट लॉस है, भूख नहीं लगना है, खाना नहीं पाता है, वो सब चीजें भी लंग कैंसर होने के एक सिम्टम्स है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स फॉर द लंग कैंसर इज स्मोकिंग। जैसे हमने बात की कि भाई आउट ऑफ 10 1 एंड आउट ऑफ 5 1, मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। तो लंग कैंसर्स के लिए स्मोकिंग, टोबैको इज वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट। उसके अलावा ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल एक्सपोजर ऑफ सर्टन केमिकल, सर्टन मेटल, सर्टन वेपर्स और सर्टन रेस, कोई भी हो, जैसे आर्सेनिक है, अदरक है, रेडोन है, एक्सरेज है, गामा रेज है, प्रोटॉन्स है, ये सब चीजों की वजह से लंग कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहती है। लंग कैंसर्स की कैच कैसे कर सकते हैं? जैसे ये सब सिम्टम्स हमने देखे आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कफ, तो ये सब सिम्टम्स होने के हिसाब से हमें एक्सरे, सिंपल एक्सरे से अपने को लंग कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज रहती है, पता चलती है। जो कफ, ड्राई कफ होता है तो कुछ नहीं कर सकते, बट अगर कफ के अंदर बलगम आता है तो उसके भी हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि उसके अंदर कुछ कैंसर के सेल्स है कि नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सीटी स्कैन, सबसे इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट्स है वो सीटी स्कैन की, जिसकी वजह से अपने को पता चल सकता है कि कैंसर है कि नहीं है। एंड आफ्टर दैट, सीटी स्कैन में अगर गांठ जैसा कुछ चीजें देखने को मिलती है तो फिर हमें आगे उसके लिए बायोप्सी और आगे की प्रोसेस करनी जरूरी है। और ट्रीटमेंट्स, मैंने बताया कि हमारे पास जो रूटीन पेशेंट्स आते हैं उसमें से 90% पेशेंट तो स्टेज 4 के होते हैं, तो उसमें सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी आउट ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं। वो सब चीज़ों में हम पेशेंट्स की जो ट्रीटमेंट्स है वो कीमोथेरेपी है, टारगेट थेरेपी है और इम्यून थेरेपी से कर सकते हैं। लंग कैंसर जो है वो सबसे पहला कैंसर है कि जिसके अंदर टारगेट थेरेपी एंड इम्यून थेरेपी दोनों चीज़ों का इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ। लंग कैंसर के अंदर 2030 जिसके अंदर टारगेट थेरेपी चालू हुआ, और 2018 के अंदर इम्यून थेरेपी स्टार्ट हुआ। स्टेज 1, स्टेज 2 के अंदर सर्जरी करके गांठ को निकाल दो, एंड स्टेज 3 के अंदर रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी कॉम्बिनेशन में आप दीजिए। बट लंग कैंसर इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच इन स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। मेरी आज की 15 साल की लास्ट प्रैक्टिस के अंदर मैंने हार्डली 5 to 7 पेशेंट्स ऐसे देखे होंगे कि जो स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 के अंदर है। तो लंग कैंसर मोस्टली एडवांस स्टेज में ही अपने को देखने को मिलता है, बट एडवांस स्टेज के अंदर लंग कैंसर वाले पेशेंट्स जो है वो 5 साल से लेके 15 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। कोलोन कैंसर, आंत का कैंसर, बहुत बड़ा पार्ट है। स्टमक का पोर्शन जहाँ एंड होता है और टॉयलेट का वहाँ जहाँ स्टार्ट होता है, वहाँ तक का टोटल पोर्शन जो होता है वो कोलोन या इंटेस्टाइन कहते हैं जिसको हम, और दिस इज थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग ऑल एंड सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर फॉर डेथ। ये जो रीजंस है वो बेसिकली कोलोन कैंसर्स के होने की रिस्क फैक्टर्स, पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स। But out of this, obesity, very important, and excessive non-vegetarian food, particularly red meat. These are the factors for development of the colon cancer. ये सब बाकी के सब चीजें तो है ही। ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन में वारसागत और फैमिली होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा रहती है। So these are the 3 main reasons for cancer, colon cancer. उसके अलावा तो ये सब चीजें, भूख नहीं लगना, कॉन्स्टिपेशन,
कॉन्स्टिपेशन, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट, टॉयलेट के अंदर ब्लीडिंग होना, ये सब चीजें कोलोन कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज या कोलोन कैंसर होने के, आंत के कैंसर होने के कुछ लक्षण हैं। कोलोन कैंसर स्क्रीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी, क्योंकि इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत लंबी है। 50 साल की एज के बाद कोलोन कैंसर स्क्रीनिंग कराना अपने लिए जरूरी है। उसके अंदर साल में एक बार फीकल ऑकल ब्लड एंड फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट, जिसका मतलब है टॉयलेट के अंदर कुछ केमिकल, कुछ लेबोरेटरी टेस्ट जिसकी वजह से ब्लड और कैंसर दोनों को हम पकड़ सकते हैं साल में एक बार। दूसरा, अगर हम छोटा एंडोस्कोपी कराते हैं, मतलब छोटे लेंथ का जो कोलोन है उसको विजुलाइज करना है, सिग्मोइडोस्कोपी जिसको हम बोलते हैं, तो 5 साल में एक बार। और अगर टोटल कोलोनोस्कोपी या पूरा इंटेस्टाइन अपने को देखना है, पूरा हाथ देखना है, तो 10 साल में एक बार। आई सजेस्ट कि टोटल कोलोनोस्कोपी इज बेटर। तो दो चीजें हैं, फीकल मतलब टॉयलेट स्टूल एग्जामिनेशन एंड एंडोस्कोपी। और टाइम पीरियड भी बहुत, 10 साल में एक बार आराम से हम करा सकते हैं, वो भी 50 साल की एज के बाद। आज एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 to 80 ईयर्स है, तो हमें 2 या 3 बार कराना है, दैट्स इट लाइफ के अंदर। एंड सिंपल टेस्ट है, 2-1 घंटे का हमें हॉस्पिटलाइजेशन रहता है, डे केयर प्रोसीजर है। यस, वाई कोलोनोस्कोपी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पॉलिप है लेफ्ट साइड, वो प्री कैंसर कंडीशन है। एंडोस्कोपी किया, अपने को ये देखने को मिला, हमने इसको रिमूव कर दिया, तो आगे जाके ये कैंसर में कन्वर्ट नहीं होगा, सिंपल। लेकिन हमने कुछ भी रिपोर्ट्स नहीं कराए और ये पॉलिप्स दिखा, तो आगे जाके वो कैंसर में कन्वर्ट हो गया। हर कोई कैंसर प्री कैंसर में से कैंसर के स्टेज में जाता है, और स्क्रीनिंग प्रोसीजर इसीलिए है कि उसको प्री कैंसर स्टेज के अंदर पकड़ के उसका ट्रीटमेंट कर दो, तो आगे जाके वो कैंसर के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। तो वेरी इजी प्रोसेस की वजह से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। माउथ कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कैंसर एंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन आवर सूरत, फ्रैंकली स्पीकिंग। और उसके लिए कोई रीजन की मेरे को जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हो, क्योंकि हमारी जो हैबिट्स है टॉबैको मुंह में रखने की, जिसकी वजह से हेड एंड नेक कैंसर पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा है ठीक है, लेकिन डेंजरस है। वेस्टर्न पॉपुलेशंस के अंदर आज हमने मुंह के कैंसर की सर्जरी करवा दी, तो वापस होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो लेस देन 10% है। क्यों? क्योंकि वहां पर मुंह के अंदर टॉबैको नहीं रखते हम लोग, स्मोकिंग करते हैं, दैट्स ओके। बट इंडिया के अंदर या पर्टिकुलर अपने गुजरात के अंदर जो हमारी जो हैबिट्स है मुंह के अंदर टॉबैको कंज्यूम करने की, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ रिकरेंस, वापिस होने की पॉसिबिलिटी सर्जरी के बाद अराउंड 70 to 80%। और आज मेरी प्रैक्टिस में मैंने बताया कि 100 पेशेंट्स पर डे मैं देखता हूं, तो उसमें से अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 पेशेंट्स हेड एंड नेक कैंसर्स के होते हैं। एंड इन माय प्रैक्टिस इट इज वेरी डिफिकल्ट कैंसर टू ट्रीट। कुछ भी एक्सपेंस करते हैं हम, लेकिन सर्वाइवल हम पेशेंट्स को ज्यादा नहीं दे पाते अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज एग्रेसिवनेस ऑफ द कैंसर। एंड उसका एग्रेसिवनेस अपनी हैबिट के ऊपर है, क्योंकि हम मुंह के अंदर टॉबैको रखते हैं, तो अपने जो सेल्स है कंटिन्यूअस फ्रिक्शन, कंटिन्यूअस एक्सपोजर रहता है उसको टॉबैको के साथ, तो वो सेल्स इतने डैमेज हो जाते हैं कि वापस होता ही होता है। एंड वंस इट रिकर वापस होता है, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, नंबर 1। नंबर 2, हेड एंड नेक कैंसर वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनकी लाइफ बहुत ही मिजरेबल होती है। नाक के अंदर ट्यूब रख के फीडिंग लेना, मुंह में से डिस्चार्ज होना, पेन होना, ब्लीडिंग होना, खाना नहीं खा पाना, ये सब चीजें पेशेंट काफी टाइम तो ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ ट्रीटमेंट्स बंद कर दो, मुझे जीना नहीं है, बिकॉज लाइफ इज मिजरेबल। क्वालिटी लाइफ जैसी कोई चीज ही नहीं बनती है उसके अंदर। दैट्स व्हाई सिंपल एडवाइस, स्टॉप टॉबैको, स्टॉप। एंड टू स्टॉप द टॉबैको देयर इज सम प्रोग्राम्स आल्सो, एंड प्रोग्राम जो है वो कुछ संस्थाएं तो चलाती है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो रनिंग द प्रोग्राम्स जो अपने को हेल्प करते हैं हाउ टू लीव द टॉबैको। साइकोसोशियल सपोर्ट, बिहेवियरल थेरेपी, साइकोलॉजिकल थेरेपी, निकोटिन सब्स्टिट्यूशंस, ये सब चीज़ों वो हमें प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वी कैन लीव द टॉबैको। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि सर मैंने 15 साल टॉबैको खाया, फिर छोड़ दिया, फिर 10 साल के बाद मुझे कैंसर हुआ।
लेकिन आपने 15 साल तो खाया ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग। 15 साल को आपके मुंह के जो सेल्स है उसको तो एक्सपोजर मिला ना टोबैको का, तो 5 साल से ज्यादा टोबैको खाना इज ऑलवेज डेंजरस, एंड इट इज वेरी इजी टू लीव द टोबैको और वेरी इजी टू लीव द एनी एडिक्शंस। देयर आर मैनी सपोर्ट सिस्टम्स, मैनी सब्स्टिट्यूशंस which help us to leave the tobacco. नो स्क्रीनिंग, लेकिन एग्जामिनेशंस हम करवा सकते हैं डेंटिस्ट के पास, अपने फैमिली फिजिशियंस के पास, बट समटाइम्स इतने पोर्शंस में हम देख सकते हैं कि वे कुछ है कि नहीं है। जीभ के पीछे के पोर्शंस पे, टॉन्सिल्स के पार्ट्स पे, अपनी स्वर पेटी के अंदर, या अपना जो फूड पाइप के अपर के पोर्शंस के अंदर, नाक के साइड के अंदर, ये साइनस के अंदर, यहाँ पर हम कोई देख नहीं पाते क्या है कि नहीं है। वहाँ पर भी हेड एंड नेक कैंसर हो सकता है और कॉमन है। So no screening procedure, only thing is prevention, and prevention is only with the help of the stopping tobacco. It is most important thing. क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे कल्चर्स के अंदर टोबैको कंजप्शन इज वेरी हाई, एंड अगर उसको हमने रोक लिया तो डेफिनेटली वी कैन प्रिवेंट हेड एंड नेक कैंसर्स। और अगर नहीं प्रिवेंट भी कर पाए तो बायोलॉजी ऑफ ट्यूमर्स, जो रोग की जो प्रकृति है वो अच्छी रहेगी, एग्रेसिवनेस कम होगी, ट्रीटमेंट्स के बाद वापस होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाएगी। प्रोस्टेट कैंसर इज द कॉमन कैंसर अमंग विद द मेल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंसर, क्योंकि इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंसर टू ट्रीट। हम ब्यूटीफुल इसलिए कहते हैं कि जब हमें सर्वाइवल पेशेंट्स का मिलता है, ट्रीटमेंट देते हैं और पेशेंट अच्छे से सर्वाइव करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हैं, तब हमें अच्छा लगता है, तो हम उसको ब्यूटीफुल कैंसर कहते हैं। उसमें ब्लड कैंसर भी आता है, क्योंकि 95% ऑफ द ब्लड कैंसर पेशेंट्स सर्वाइव विद द ट्रीटमेंट्स। और लिम्फोमा, जिसमें 100% ऑफ द लिम्फोमा पेशेंट्स सर्वाइव विद द ट्रीटमेंट्स। लाइक प्रोस्टेट कैंसर्स के अंदर 90% पेशेंट्स सर्वाइव विद द ट्रीटमेंट्स, और स्टेज 4 के अंदर भी 50% पेशेंट्स के अंदर कोई ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं होती है, और बाकी 50% पेशेंट्स जो होते हैं उसमें सिर्फ हार्मोन ट्रीटमेंट्स की वजह से हम क्योर कर सकते हैं। स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर सर्वाइव मोर देन 15 इयर्स। लास्ट टाइम आपके सेमिनार में याद है, अगर भगवान से कोई कैंसर देना ही है उसका लिखा तो बोले ये दे दो। ऐसा कुछ अगर आपकी किस्मत में कैंसर लिखा ही है तो बोले भगवान प्रोस्टेट कैंसर दे दो। सो हार्मोन टैबलेट्स सिर्फ स्टेज 4 कैंसर को कंट्रोल करके रखेगा, एंड उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। प्रोस्टेट कैंसर वाले पेशेंट को आप देखोगे तो कभी लगेगा नहीं कि ये कैंसर पेशेंट है, क्योंकि नो साइड इफेक्ट्स, सिंपल ट्रीटमेंट्स। हार्मोन थेरेपी की हार्मोन टैबलेट्स भी आता है, इंजेक्शंस भी आता है, दोनों चीजें आती है। थेरेपी के बाद भी ले सकते हैं। यस। प्रोस्टेट कैंसर्स के कुछ लक्षण जो है उसमें इनिशियल स्टेज में कोई सिम्टम्स अपने को देखने को नहीं मिलता है। यूरिनरी सिम्टम्स, बेसिकली 2 सिम्टम्स है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशंस, बार बार पेशाब, क्योंकि प्रोस्टेट जो होता है वो पेशाब की थैली के आजू बाजू कवर करता है। अब जो वो बढ़ जाएगा तो पेशाब की थैली की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, इसलिए जब पेशाब की थैली में यूरिन आता है तब यूरिन पास करना जाना पड़ता है। इसलिए फ्रीक्वेंट यूरिनेशंस, एंड व्हेन इट्स एडवांस तब यूरिन रिटेंशन, तब पेशाब नहीं होता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर यूरिन के अंदर ब्लीडिंग भी होता है, कुछ पेशेंट्स के अंदर पेन भी होता है, और जब स्टेज 4 हो जाता है, मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर बॉन के अंदर स्प्रेड होता है, तब बॉन के अंदर पेन होता है, बैक एक और वो सब चीजें अपने को देखने को मिलती है। प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग हम करा सकते हैं आफ्टर 50 इयर्स ऑफ द एज, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन विथ यूरोलॉजिस्ट और सर्जन, एंड PSA सिंपल ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, जैसे ओवेरियन कैंसर्स के लिए हमने CA-125 किया वैसे। सो ये 2 चीज की वजह से हम प्रोस्टेट कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, या प्री कैंसर स्टेज में पकड़ सकते हैं एज यूजुअल। सो 2 चीजें आफ्टर 50 इयर्स सिंपल हर मेल को कराना जरूरी है। PSA जी कंट्रोल्ड है तो बोन में हो सकता है कम चांसेस। अगर PSA नॉर्मल है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट अगर प्रोस्टेट कैंसर है और PSA डबल इन टाइम, मतलब आज आपका PSA 1 है, वो भी नॉर्मल है, और
1 महीने के बाद 2 हुआ, वो भी नॉर्मल है, 4 से नीचे नॉर्मल। 0.00 हाँ, आता रहे 7 हाँ। 8 साल तक।